आज हम पढ़ेंगे जीवों में पाए जाने वाले लैंगिक प्रजनन के बारे में। जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें प्रजनन की दो विधियां होती हैं, जिसमें से दूसरी विधि है लैंगिक प्रजनन की विधि। इस विधि में दो जीव भाग लेते हैं। दो जीवों में से एक जीव नर कहलाते हैं, दूसरे मादा कहलाते हैं। क्रियात्मक रूप से नर और मादा जो होते हैं, इनके जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है। ये युग्मक अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। इन युग्मकों का संलयन होता है, जिससे एक और कोशिका का निर्माण होता है जो द्विगुणित होती है और इसे युग्मनज के नाम से जाना जाता है। यह युग्मनज विकसित होकर के एक संतति का विकास करता है। अब जितने भी जीवधारी होते हैं, इसमें से जो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव होते हैं, यह शारीरिकी की दृष्टि से दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लिंगी और उभय लिंगी। एक लिंगी जीव क्या होते हैं? ये जीव जिनमें नर और मादा शरीर जो होते हैं वो पृथक पृथक होते हैं, जैसे कि उदाहरण है मनुष्य का। और कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिसमें नर और मादा जनन अंग एक ही जीव के शरीर में पाया जाता है, जैसे केचुआ। समस्त जीवों के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की समयावधि को तीन भागों में बांटा जा सकता है। इसके पहले को कहा जाता है किशोरावस्था, दूसरी अवस्था प्रजनन अवस्था और तीसरा होता है जीर्ण अवस्था। किशोरावस्था क्या होता है? वह अवस्था जो जन्म से लेकर के प्रजनन अवस्था के बीच का समयांतराल होता है, इसे किशोरावस्था कहा जाता है। इस समय में जीव का धीरे धीरे शारीरिक विकास होता है। प्रजनन अवस्था में जीवधारियों में प्रजनन की क्षमता आ जाती है और वे अपने ही समान जीव को जन्म देने शुरू कर देते हैं। जीर्ण अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें प्रजनन की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और जीव का शरीर जो होता है वह वृद्ध होता जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें से हमको प्रजनन अवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। प्रजनन अवस्था में जब पुष्पीय पौधे प्रजनन की अवस्था का प्रदर्शन करते हैं, तब इनमें पुष्प का विकास होता है। इस समय इनमें पुष्प जो बनते हैं तो इनमें नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंगों का विकास होता है। पुष्प खिलने के आधार पर पादप जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं मोनोकार्पिक पौधे, एक होते हैं पॉलीकार्पिक पौधे। मोनोकार्पिक पौधे क्या होते हैं? वे पौधे जिनके पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प खिलता है, मतलब उसके जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक के समयावधि में केवल एक ही बार उनमें पुष्प का विकास होता है और उसके बाद उसमें फल लगते हैं और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे पौधे का उदाहरण है धान और मूली। ये पौधे जो होते हैं, मोनोकार्पिक पौधे जो होते हैं, वो बहुधा एक वर्षीय या द्विवर्षीय होते हैं, परंतु कुछ बहुवर्षीय पौधे अपवाद भी हैं जिनमें उनके पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प का विकास होता है। जैसे एक नीला कुरेंजी नामक पौधा होता है, पादप होता है। इसमें 12 वर्षों में एक बार पुष्प का विकास होता है। ठीक उसी प्रकार बांस एक अपवाद है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन करता है, फल बनता है और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मोनोकार्पिक पादप होते हैं। दूसरा पौधा होता है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक पौधे क्या होते हैं? जो परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात अपने पूरे जीवन काल में पुष्प खिलाते रहते हैं। इनमें हर समय फल भी लगता रहता है। ऐसे पौधे जो होते हैं वो बहुवर्षीय पौधे होते हैं। इसका उदाहरण है आम और सेब। और आप अपने आसपास जितने भी बहुवर्षीय पादपों को देखते हैं वो सब भी पॉलीकार्पिक पौधे की श्रेणी में आते हैं। प्रजनन काल के आधार पर जंतु भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मौसमी प्रजनक जंतु और दूसरे होते हैं सतत प्रजनक जंतु। मौसमी प्रजनक जंतु क्या होते हैं? वे जंतु जो एक निर्धारित समयावधि में ही प्रजनन करते हैं, अर्थात किसी एक विशेष मौसम में एक विशेष समय में ही इनके द्वारा प्रजनन की क्रिया की जाती है और बाकी समयावधि में ये प्रजनन की दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। तो ऐसे जंतु मौसमी प्रजनक जंतु कहलाते हैं।
जैसे इसका उदाहरण है मेढक, छिपकली और पक्षी। सतत प्रजनन जंतु क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिनमें लैंगिक परिपक्वता के पश्चात किसी भी समयावधि में इनमें प्रजनन की प्रक्रिया हो सकती है। अर्थात इनमें एक बार लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद ये किसी भी समय में प्रजनन करके अपनी संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। इसका उदाहरण है मनुष्य और दुधारू पशु, चूहे, खरगोश आदि। अब हम बात करते हैं अपरा स्तनधारियों के बारे में। अपरा स्तनधारी क्या होते हैं? स्तनधारी क्या है वो तो जानते हैं, ऐसे जीवधारी जो बच्चों को जन्म देते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारी होते हैं। अपरा क्या होता है? ऐसे जीवधारियों के गर्भाशय में जब बच्चा होता है तो उस बच्चे का उसके माता के साथ जो संबंध स्थापित होता है, उस संरचना का नाम है अपरा। तो इस प्रकार से जो अपरा स्तनधारी होते हैं, यह प्रजनन अवस्था में किन्हीं विशेष दशाओं का, विशेष परिवर्तनों का, विशेष प्रकार के चक्र का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका अध्ययन करेंगे हम। कुछ प्राइमेट्स जो होते हैं, प्राइमेट जैसे कि मनुष्य है, बंदर है और लंगूर है, ये सब के सब प्राइमेट्स कहलाते हैं। इन सभी में एक प्रकार का चक्र पाया जाता है जिसे रज चक्र के नाम से जाना जाता है, या इसको मासिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। रज चक्र या मासिक चक्र क्या होता है? इनमें जो प्राइमेट जीवधारी होते हैं, इनकी मादाओं में, इनके अंडाशय में, इनके प्रजनन मार्ग में विशेष प्रकार का कुछ परिवर्तन आता है हार्मोनों के कारण, और इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर ये एक चक्रीय प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे इनमें एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण इनके जो प्रजनन अंग होते हैं, इनकी अंतःभित्ति जो होती है वो टूटती है और यह इनके प्रजनन मार्ग से रक्त के रूप में बाहर निकलती जाती है। तो इस प्रक्रिया को रज चक्र के नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक गर्भधारण नहीं हो जाता है। तो ये रज चक्र जो होता है वो प्राइमेट्स जीवधारियों में पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ अप्राइमेट जीवधारी होते हैं, जैसे कि अप्राइमेट जीवधारी में हम उदाहरण ले लेते हैं गाय का, उदाहरण ले लेते हैं बिल्ली का। इन सभी में भी एक प्रकार का चक्र पाया जाता है जो प्रजनन चक्र होता है, उसको मध चक्र या ईस्ट्रस चक्र के नाम से जाना जाता है। ये मध चक्र क्या होता है? इन जीवधारियों में एक विशेष समयावधि होती है, एक ऐसी समयावधि जिसको मध काल कहा जाता है। इस मध काल के दौरान इन जीवधारियों के मादाओं में, इन जीवधारियों के शरीर में, इनके रक्त में एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाती है और इनके ही प्रजनन मार्ग में, इनके अंडाशय में, इनके प्रजनन मार्ग और अंडाशय में विशेष प्रकार का एक चक्रीय परिवर्तन दिखाई देता है और इनके भी प्रजनन मार्ग से रक्त स्राव होता है। तो ये अवधि जो होती है वो मध अवधि कहलाती है, मध काल कहलाती है, जो भिन्न भिन्न जीवधारियों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। इस काल की समाप्ति के पश्चात एक ऐसा समय आता है जब इनमें इस प्रकार की निष्क्रियता पाई जाती है। तो निष्क्रिय अवधि जो होती है वो होती है अमध अवधि या अमध काल कहलाती है। इस समय में ये जीवधारी जो होते हैं वो प्रजनन की दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से प्रजनन अवस्था में जितने भी जीवधारी होते हैं, इनमें ये भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाएं दिखाई देती है। इन अवस्थाओं में अंतर भी ज्यादातर प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। जीवों में लैंगिक जनन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जितने भी जीव लैंगिक जनन करते हैं, इनमें ये 3 अवस्थाएं अवश्य पाई जाती हैं। ये 3 अवस्थाएं हैं: निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन, निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन अर्थात नर और मादा युग्मकों के संलयन से पहले जो घटनाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उसको निषेचन पूर्व घटना कहा जाता है। इसके अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक है युग्मक जनन, दूसरा है युग्मक का स्थानांतरण।
निषेचन की प्रक्रिया होती है और उसके पश्चात में निषेचन पश्च घटनाएं होती है जिसमें युग्मनज का विकास और भ्रूणोद्भव की क्रिया होती है। निषेचन पूर्व की घटनाओं में जो युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है उसमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण नर प्रजनन अंग में नर युग्मक जनन की क्रिया होती है, मादा प्रजनन अंग में मादा युग्मक जनन की क्रिया होती है। युग्मक जो होता है वह अगुणित कोशिका होती है, अर्थात एक जीव में उनकी कोशिकाओं में कुल गुणसूत्रों की जितनी संख्या होती है उसकी संख्या की आधी संख्या जो होती है इनके युग्मकों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ की कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन करती हैं। कुछ निम्न श्रेणी के जीवधारियों में युग्मक निर्माण में समसूत्री विभाजन का भी प्रयोग होता है। तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया जब होती है तो इस प्रक्रिया के दौरान युग्मक जो बनते हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं या एक समान हो सकते हैं। कुछ जीवधारी जो होते हैं जैसे कि शैवाल होते हैं, इनमें स्पैरो वगैरह है या क्लेमाइडोमोनास होता है, इनमें सब युग्मक होते हैं, अर्थात इनमें नर और मादा दोनों युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, संरचना और कार्य की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं जिनमें युग्मक जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, अर्थात दोनों युग्मकों में कशाभिका पाई जाती है, लेकिन दोनों युग्मक जो होते हैं वो संरचना और कार्य में क्या रहते हैं, एक समान होते हैं। कुछ और जीव होते हैं और मनुष्य जैसे जीव होते हैं, इनमें जो युग्मक का निर्माण होता है वह किस प्रकार का होगा, विषम युग्मक प्रकार का होता है। इस प्रकार में युग्मक जो होते हैं वो संरचना और कार्यकी में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसमें जो संरचना होती है वह मादा युग्मक जो होता है वह गोलाकार होता है, जबकि नर युग्मक जो होता है वो लंबाकार होता है। इस प्रकार से युग्मक निर्माण के पश्चात इसका स्थानांतरण होता है, अर्थात नर और मादा युग्मक जो होते हैं दोनों एक दूसरे के पास पास आते हैं ताकि इनमें संलयन की प्रक्रिया हो सके। अधिकांश प्राणियों में जो नर युग्मक होते हैं वो चलायमान होते हैं, गतिशील होते हैं और इस प्रकार वो गति करके मादा युग्मक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इनको गति करने के लिए माध्यम की भी आवश्यकता होती है। तो किन्हीं में ये जलीय माध्यम से तैर करके, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या एंजियोस्पर्मी या जिम्नोस्पर्मी, इन सभी में ये यहाँ जल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से मादा युग्मक तक पहुंच जाते हैं और इस प्रकार वहां जाकर के संलयन की क्रिया करते हैं। चूंकि नर युग्मक चलायमान होते हैं, इसीलिए जब वह मादा युग्मक तक पहुंचने की प्रक्रिया अपनाते हैं तो इस प्रक्रिया में बहुत सारे नर युग्मकों का ह्रास हो जाता है, वे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मादा युग्मकों की तुलना में नर युग्मकों का निर्माण जो होता है वह ज्यादा होता है। युग्मकों के स्थानांतरण के पश्चात युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात दोनों युग्मक जो होते हैं, नर और मादा युग्मक जो होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक संरचना का निर्माण करते हैं जो कहलाता है युग्मनज। अब यहाँ पर जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वह अलग अलग माध्यम में हो सकती है, या निषेचन की प्रक्रिया को दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन वह निषेचन होता है जिसमें नर व मादा युग्मक का संलयन जो होता है, इनका जो संलयन होता है वह शरीर के बाहरी भाग में होता है, शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है, तो ये कहलाता है बाह्य निषेचन। लेकिन अगर यही नर और मादा युग्मक जो होंगे वह शरीर के अंदर निषेचित हो रहे हैं, मिल रहे हैं, शरीर के अंदर निषेचित होते हैं, तो ये कहलाता है क्या, आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन क्या होता है, युग्मकों के संलयन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन जीव शरीर के बाहर किसी अन्य माध्यम में होता है, ये बाह्य निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन में बहुत सारे नर और मादा युग्मक एक ही समय में उस माध्यम में त्याग दिए जाते हैं। जैसे एक मेढक है या एक
मछली है, इनमें जब बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है तो इनमें नर और मादा युग्मकों को एक ही समय में जलीय माध्यम में त्याग दिया जाता है और उसके पश्चात इनमें जो संयुग्मन होगा ये आपस में जुड़ेंगे। यह एक संयोग की बात होती है कि ये आपस में जुड़ जाए। इसीलिए बाह्य निषेचन की प्रक्रिया में प्राणी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में नर और मादा युग्मकों को माध्यम में त्यागते हैं, छोड़ते हैं। फिर भी उनमें संलयन हो यह आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार से बाह्य निषेचन जो होता है वह आंतरिक निषेचन की तुलना में बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। जबकि जिन जीवधारियों में आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है उसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन जो होता है वह जीव के शरीर के अंदर होता है और इसी कारण ये युग्मक जो होते हैं या युग्मनज जो होते हैं, जो संतति जो होती है वह सुरक्षित माध्यम में पहुंच जाती है। आंतरिक निषेचन करने वाले प्राणी जो होते हैं इनमें आवृत्ति बीजी पौधे, अनावृत्ति बीजी पौधे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पौधे शामिल होते हैं। साथ ही साथ जो पूर्ण विकसित जीवधारी के रूप में शामिल होते हैं उनमें सरीसृप है, पक्षी है, स्तनी वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। इस निषेचन में नर और मादा युग्मकों का संलयन जो होता है वो जीव के शरीर के अंदर होता है और उसके पश्चात जीवधारी जो होते हैं या तो वे एक पूर्ण विकसित शिशु को प्रसव के द्वारा जन्म देते हैं या फिर कुछ जीवधारी जो होते हैं वह इस निषेचित युग्मनज को अंडे के रूप में शरीर से पहले बाहर निकाल देते हैं और एक निश्चित समयावधि के पश्चात जब ये अंडे परिपक्व हो जाते हैं तब यह अंडा स्फुटित होता है और ये जीव जो होते हैं वह बाहर निकल आते हैं। तो इस प्रकार से जो आंतरिक निषेचन करने वाले जो प्राणी होते हैं इन प्राणियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहेंगे हम अंडप्रजक और एक को कहेंगे हम सजीव प्रजक। अंडप्रजक प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनमें जब आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, नर और मादा युग्मकों का जब संलयन हो जाता है तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है और ये युग्मनज जो होते हैं वह एक समय के पश्चात अंडे के रूप में शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। जितने भी जीवधारी आंतरिक निषेचन करने वाले होते हैं उनमें आवृत्ति बीजी पौधे, अनावृत्ति बीजी पौधे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा शामिल होते हैं। साथ ही पूर्ण विकसित जीवधारी के रूप में सरीसृप जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, इनमें भी आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। देखते हैं निषेचन पश्च घटनाएं क्या क्या होती है। निषेचन पश्च घटनाओं में होती है युग्मनज का विकास और उसके बाद होता है भ्रूणोद्भव। अब जब नर और मादा युग्मकों का संलयन हो चुका है तो अब ये क्या बनाते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये युग्मनज जो होता है यह या तो मादा शरीर के बाहर जैसे बाह्य निषेचन हो गया तो ये बाहरी माध्यम में जैसे जलीय माध्यम हो गया, यहाँ पर इस युग्मनज का विकास होता है और एक शिशु में परिवर्तित होता है। और यदि आंतरिक निषेचन हुआ तो यह मादा शरीर के भीतर रह करके ही यह युग्मनज जो होता है वो धीरे धीरे विकसित होता जाता है। युग्मनज जो होता है वह एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को से जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार किसी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने में युग्मनज जो होता है वो सहयोग करता है। ये युग्मनज जो होते हैं वह एकल कोशिका के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात एक मानव का विकास जब हुआ है तो वो भी पहले एकल कोशिका के रूप में हुआ है। इस प्रकार जितने भी जीवधारी जो होते हैं प्रकृति में जन्म लेते हैं इन सभी का विकास जो होता है वो पहले एक युग्मनज के रूप में होता है। इसके पश्चात देखेंगे भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव जो होता है यह जंतुओं में जब होता है तो यह दो प्रकार के जीवों का विकास करता है। एक है अंडप्रजक और एक है सजीव प्रजक। जंतुओं में जब यह भ्रूणोद्भव होता है, अब भ्रूणोद्भव क्या है पहले ये जान लीजिए। जब युग्मनज जो एकल कोशिका होती है जिसमें
दो अगुणित केंद्रकों का संयुग्मन हो जाता है, इसीलिए ये युग्मनज जो होता है वो क्या हो जाता है, द्विगुणित कोशिका हो जाता है। अब इस युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन होता जाता है। इस विभाजन के कारण ये युग्मनज जो होता है वो धीरे धीरे बहुत सारी कोशिकाओं से युक्त हो जाता है। अब ये कोशिकाओं में विभेदीकरण की प्रक्रिया होती है। विभेदीकरण के परिणाम स्वरूप ये कोशिकाएं भिन्न भिन्न ऊतकों का निर्माण करती हैं। अब ये ऊतक मिलकर के पुनः भिन्न भिन्न अंगों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से एक पूरे जीव शरीर का विकास हो जाता है। उसके पश्चात धीरे धीरे वह जीव शरीर जो होता है वो विकसित होता जाता है ताकि अपनी पूर्ण शारीरिक अवस्था को प्राप्त कर सके। तो जब ये जीव भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया होती है तो जंतुओं में ये दो प्रकार की, एक अंडप्रजक के रूप में, दूसरा सजीव प्रजक के रूप में। अंडप्रजक जीव जो होते हैं वे जीव होते हैं जो युग्मनज के विकास होने के पश्चात एक निश्चित समयांतराल के पश्चात भ्रूण को शरीर से बाहर निकाल देते हैं अंडों के रूप में। ये अंडे जो होते हैं वो कैल्शियम के कठोर कवच से ढके हुए होते हैं, जैसे पक्षियों के अंडे देखें या सांप के, सरीसृपों के, मगरमच्छ के अंडे देखें। ये अंडे जो होते हैं एक निश्चित समयावधि के पश्चात स्फुटित होते हैं और इनसे शिशु जो होता है वो बाहर निकलता है। कुछ जीवधारी जो होते हैं जिनमें आंतरिक विसेचन के पश्चात जीव का युग्मनज जो होता है जब वो धीरे धीरे विकास करता है, पूरे भ्रूण के पश्चात पूरी संतति के रूप में परिवर्तित होता है, तो यह मादा शरीर के भीतर होती है यह प्रक्रिया। और उसके पश्चात एक निश्चित समयावधि के पश्चात यह संतति जो होता है वो मादा शरीर से प्रसव की क्रिया के द्वारा पैदा किया जाता है और उसके पश्चात में यह शिशु जो होता है वो परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। अंडप्रजक जीवों की तुलना में सजीव प्रजक जीवों की उत्तरजीविता अर्थात जीवित रहने की संभावनाएं ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अंडप्रजक जीवधारी जो होते हैं वह एक निश्चित समय के पश्चात जब अंडे देते हैं तो ये अंडा जो होता है वो असुरक्षित वातावरण में रहता है। साथ ही साथ इस अंडे को खाने वाले परभक्षी भी इसको नष्ट करने के लिए होते हैं, जिसके कारण इस प्रक्रिया के द्वारा जो संतान जन्म लेते हैं उनको बहुत ज्यादा खतरा होता है। जबकि सजीव प्रजक जीवधारियों में जो युग्मनज होता है, जो भ्रूण का विकास होता है, वह मादा के शरीर के भीतर होता है, इसीलिए उसको बाहरी वातावरण से ज्यादा खतरा नहीं होता है। इस प्रकार जो सजीव प्रजक जंतु होते हैं वो बहुत ज्यादा दिनों तक जीने वाले होते हैं, जबकि अंडप्रजक जीवधारी जो होते